हेलो ड्रामा फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे आजकल, क्योंकि सभी ड्रामा चैनल्स को लगभग कॉपीराइट स्ट्राइक मिल रहे हैं। और मेरे साथ पहले भी ये हो चुका है कि मेरा चैनल रातों रात बंद हो गया था, और क्यों हो गया था मुझे भी नहीं पता था। और अभी भी मुझे वही डर लग रहा है। आज का वीडियो भी मैं बहुत डर के डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे डर है ऐसा ना हो कि कहीं सुबह तक कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाए मुझे। एंड दिस इज़ द रीज़न कि मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे न्यू चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट अगर मेरे चैनल पे स्ट्राइक आता भी है या डिसेबल होता भी है तो मैं आपसे तुरंत कम्युनिकेट कर सकूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे बहुत दिक्कत हुई थी अपने सब्सक्राइबर को वापस लेने में। हो सकता है मेरे न्यू चैनल्स पे जो मैं अभी पर्सनल वीडियोस डाल रही हूँ आपको ज़्यादा पसंद ना आए, लेकिन फिर भी एक सब्सक्रिप्शन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेमेंट नहीं लगती है, आपको सिर्फ एक बटन क्लिक करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इससे पहले कि मेरी सारी मेहनत में पानी फिर जाए। प्लीज़ 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 गाइस, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। एपिसोड की शुरुआत होती है जिसमें गॉडेस जियो महारानी के पास जाती है और उन्हें बताती है कि किस तरह उसकी छोटी बहन को जहर दिया गया था, जिसके असर से उसे भूख लगती रहती है और वो बहुत मोटी हो चुकी है, और वो किसी भी तरह उस जहर का इलाज चाहती है। तो महारानी उसे बताती है कि ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि इस जहर के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही रेयर है और इसका इलाज इतनी आसानी से नहीं मिलता। लेकिन तुम पियरलेस टावर क्यों नहीं जाती, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ हर तरह के जहर का इलाज है। तो गॉडेस जियो कहती है कि पियरलेस टावर के बारे में तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि जो वहाँ के चैलेंज को क्रॉस नहीं कर पाता है उसका कल्टीवेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, और इसीलिए मैं वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। तो महारानी उसे कहती हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है, दुनिया में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। दूसरी ओर फेंग व्यू अपनी दोस्त के लिए पियरलेस टावर के पास पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले वो अंदर जाती तभी वहां जुनलिन आ जाता है और उसे हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाता है। के बाद जुनलिन उसे एक पहाड़ी के पास लेकर जाता है। तो फेंगव्यू उससे पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तो जुनलिन उसे बताता है कि मैं जानता हूँ तुम फेंग फैमिली में बहुत ही अनकंफर्टेबली रह रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यहाँ एक घर बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए ज़रूरत के सारे सामान मैं यहाँ इकट्ठे कर दूंगा। तुम अपने साथ अपनी माँ को और चिंगलिंग को भी यहाँ ला सकती हो। तो फेंगव्यू कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम मुझे क्यों एक घर देना चाहते हो। फेंग व्यू की इस तरह की बेरुखी देखकर जुनलिन उससे पूछता है कि तुम कभी मुझसे बहुत फ्रेंडली बिहेव करती हो और कभी कभी एक अजनबी की तरह बर्ताव करती हो, तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो। तो फेंग व्यू कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस ऐसा लगता है कि हमारे बीच में जो कुछ भी है वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। तो जुनलिन कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम मेरी स्पिरिचुअल प्रिंसेस हो और इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एक साथ गुजारना चाहिए। तो फेंग व्यू कहती है कि देखो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी बनने के लिए अभी तैयार नहीं हूँ और तुम मुझसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ऐसा बोलकर जैसे ही फेंग व्यू जाने लगती है तो जुनलिन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है और उसे हग कर लेता है। अगले सीन में फेंग व्यू पियरलेस टावर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और उसे पता चलता है कि पियरलेस टावर में 4 बैरियर्स हैं और हर एक बैरियर की सुरक्षा एक नया गेटकीपर करता है। पहले वाले बैरियर का जो गेटकीपर है उसका नाम है क्वाट्रेन, जो एक म्यूजिशियन है और एक कल्टीवेटर भी है। दूसरे वाले बैरियर का जो गेटकीपर है वो लोगों का दिमाग पढ़ने में बहुत माहिर है और लोगों की ग्रीड को चेक करता है, यानी कि लालच को। और उसकी हियरिंग पावर भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसके कान बहुत तेज़ हैं। थर्ड बैरियर के गेटकीपर का नाम है शैरो, और उसकी खासियत है कि वो एक ही वार में किसी के भी 2 टुकड़े कर सकता है और बहुत ही रूड है। उसको 3 बैरियर्स की जानकारी तो हो जाती है, लेकिन पियरलेस टावर का जो चौथा वाला बैरियर है उसके बारे में कोई जानकारी ना तो बुक में होती है और ना ही किसी को पता है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि हो सकता है इस चौथे बैरियर की जानकारी प्रिंस जुनलिन को हो, मुझे उनसे पूछना चाहिए। अगले सीन में प्रिंस जुनलिन और फेंग व्यू आमने सामने बैठे होते हैं और प्रिंस जुनलिन फेंग व्यू से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम जल्दी ही जुनवू एकेडमी ज्वाइन कर लो, जिससे कि तुम वापस से हाई रैंक कल्टीवेटर बन जाओ, क्योंकि मैंने मेरी माँ से आपके बारे में बात की है और उनका ये कहना है कि उनके घर की बहू कोई हाई स्पीड कल्टीवेटर ही बन सकती है। तो फेंग व्यू प्रिंस जुनलिन से कहती है कि इसका मतलब तुम मुझे अपने लायक नहीं समझते। वैसे तुम्हारी माँ ने किसको पसंद किया है, गॉडेस जियो को। इस बात पर जुनलिन चिढ़ जाता है और कहता है कि उन्होंने किसको पसंद किया है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि मैं किसको पसंद करता हूँ। तो फेंग व्यू कहती है कि मुझे समझ नहीं आता है कि तुम क्यों मेरे साथ रहना चाहते हो।
ये कहकर वो जाने लगती है और जाते जाते जुनलिन से कहती है कि हाई रैंक स्पिरिट एनर्जी कल्टीवेटर मैं भी बनना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी वाइफ बनने के लिए नहीं। मेरे अपने प्लान्स हैं और मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। वहाँ से बाहर जाने के बाद उसे यू मिंग मिलता है, जो उसको परेशान देखकर पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो लिटिल फेरी। फेंगव्यू के माइंड को रीड करके यूमिंग को पता चल जाता है कि फेंगव्यू पियरलेस टावर के बारे में जानकारी चाहती है और वो उसे बताता है कि मैंने पियरलेस टावर पर बहुत रिसर्च की है, तुम चाहो तो मुझसे मदद ले सकती हो। और उन दोनों को इस तरह से बातें करते हुए फेंगजुन देख लेता है। अगला सीन 3 दिन बाद का है, जब फेंगव्यू तैयार हो जाती है पियरलेस टावर के चैलेंज को पार करने के लिए। हालांकि उसकी माँ और चिंगलिंग उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कहती है कि मेरी दोस्त की ये हालत मेरी वजह से है और मुझे उसे ठीक करना ही होगा, और वो बिना किसी की बात सुने पियरलेस टावर में एंट्री कर लेती है। तो पहले बैरियर पर उसका सामना होता है क्वाड्रेंट से, जो कंटिन्यूअसली म्यूजिक प्ले करता है और उससे कुछ अजीब सी रिडल्स पूछता है, यानी कि पहेली। फेंगव्यू पहले थोड़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर आसानी से उन पहेलियों का जवाब दे देती है, जिससे कि क्वाड्रेंट इम्प्रेस हो जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, इससे आगे मत बढ़ो क्योंकि आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है और कोई भी खजाना जान से बड़ा नहीं होता। तो फेंगव्यू कहती है कि तुम्हारी सलाह का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैंने अपने दोस्त को प्रॉमिस किया है कि मैं उसके लिए इलाज ढूंढकर जरूर लाऊंगी, इसलिए मुझे आगे तो जाना ही होगा। इसके बाद फर्स्ट बैरियर पार करने के बाद जब वो आगे बढ़ती है तो उसे पूरी तरह से अंधेरे वाला एक कमरा दिखाई देता है। उस अंधेरे में ही उस पर कोई वार कर देता है, उसे पता भी नहीं चलता और उसके हाथ पर कट का निशान दिखाई देता है। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है जो कहती है कि तुम मुझे देख नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें देख सकता हूँ, पहचानो मैं कौन हूँ। वहाँ दूसरी ओर पैलेस में जुनलिन अपने फ्रेंड जोएनगी के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान उसमें नहीं लगता है क्योंकि उसका पूरा ध्यान फेंगव्यू की बातों की तरफ था। तभी वहाँ फेंगजुन भागा हुआ आता है और उन दोनों को बताता है कि फेंगव्यू पियरलेस टावर की तरफ गई है। ये सुन के जुनलिन बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी ओर फेंगव्यू अपनी इनर पावर को कलेक्ट करती है और उस आवाज़ को ध्यान से सुनने की कोशिश करती है। इसके बाद वो अपने पास से एक वुडन बर्ड निकालती है, जिसके बाद एक इतना तेज साउंड क्रिएट होता है जो बाहर तक भी आता है और सभी लोग अपने कान बंद कर लेते हैं। के बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि ईयर पियर्सिंग बर्ड यानी कि बहुत तेज साउंड क्रिएट करने वाली बर्ड का आइडिया फेंगव्यू को यूमिंग नहीं दिया था, जिससे कि वो जो आदमी है जिसकी की हियरिंग पावर बहुत ज़्यादा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंच सके। उस ईयर पियर्सिंग बर्ड की साउंड बाहर आने लगती है, इससे यूमिंग समझ जाता है कि फेंगव्यू ने अपना पहला वाला बैरियर पार कर लिया है। बल्कि थर्ड चैलेंज में शैडो को हराने के लिए भी यूमिंग ने फेंगव्यू को एक स्पेशल हथियार दिया था जिसका नाम था ब्लैक जेड एरो। इसके बाद थर्ड चैलेंज में फेंगव्यू का सामना शैडो से होता है जो कि बहुत ही हायर लेवल की एनर्जी रखता है और फेंगव्यू उससे फाइट करने लगती है। दूसरी ओर तीनों फ्रेंड भी आपस में बातें करने लगते हैं कि फेंगव्यू को कैसे बचाया जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि 3 लेवल तो पार किए जा सकते हैं, लेकिन 4th लेवल कैसे पार करना है वो किसी को भी नहीं पता है। लेकिन तभी जोएनगी एक आदमी के बारे में बताता है और कहता है कि शायद उसे जानकारी हो सकती है 4th बैरियर के बारे में। दूसरी ओर फेंगव्यू जब बहुत देर तक बाहर नहीं आती तो झाओ जी को उसकी चिंता होने लगती है और वो पियरलेस टावर के अंदर जाने लगती है, जिस पर कि उसकी बड़ी बहन जो किन उसे रोकने की कोशिश करती है। फेंगव्यू शैडो से कहती है कि तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी बहुत हाई है, तुम चाहो तो कितने लोगों की जान बचा सकते हो अगर तुम अपनी एनर्जी का इस्तेमाल डेमोनिक बीस्ट्स को मारने में करो, पर तुम ऐसा क्यों नहीं करते। तो शैडो उससे कहता है कि मैं अपने खुद के प्यार को नहीं बचा पाया तो किसी और को क्या बचाऊंगा, मुझसे प्यार की बातें मत करो। और कैसा ऐसा कहकर वो अपनी प्रेमिका को याद करने लगता है जो शायद मर चुकी है। और शैडो के इसी इमोशंस का फ़ायदा उठाकर फेंगव्यू उसे अपने तलवार के निशाने पर ले लेती है, लेकिन उसे जान से नहीं मारती। तो शैडो उससे पूछता है कि अगर तुम मुझे मार सकती थी तो तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। तो फेंगव्यू कहती है क्योंकि मेरा तुमसे कोई भी विरोध नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ अपने दोस्त के लिए आई हूँ और चैलेंज जीतने के लिए आई हूँ, किसी को मारने नहीं। इसके बाद लास्ट चैलेंज में वो लोग पियरलेस टावर के ओनर के पास पहुँच जाते हैं। दूसरी ओर जुनलिन उस आदमी को ढूंढ लेता है जिसने पियरलेस टावर के 3 स्टेजेस को पार किया था लेकिन 4th को पार नहीं कर पाया था। और जुनलिन उससे 4th बैरियर के बारे में पूछता है तो वो आदमी बताता है कि 4th चैलेंज में वो लोग कंटेस्टेंट के कैरेक्टर को चेक करते हैं, यानी कि उसकी मॉरल वैल्यूज़ को।
दूसरी ओर फोर्थ चैलेंज के अंदर पियरलेस टावर का जो ओनर होता है वो फेंग व्यू के सामने बहुत सारे हीरे जवाहरात से भरा एक बॉक्स रख देता है और कहता है कि यही खजाना है जो तुमने जीता है, तुम इसे लो और जाओ। तो फेंग व्यू उससे कहती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे अपने दोस्त के लिए हार्ट पिस्टल चाहिए जिससे कि मैं उसका इलाज कर सकूं। तो ओनर कहता है कि चुपचाप ये सब लो और यहाँ से जाओ वरना तुम जिंदा नहीं बचोगी। और ऐसा कहकर वो फेंग व्यू के चारों तरफ एक कवच यानी कि एक एनर्जी से बैरियर बना देता है, जिसके असर से फेंग व्यू के सर में दर्द होने लगता है और वो लगभग बेहोश होने लगती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। ओनर उसे लगातार डराने की कोशिश करता है कि ये गोल्ड और सिल्वर लो और यहाँ से जाओ वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगी, लेकिन वो अपनी जिद से टस से मस नहीं होती। और इसी के साथ आज का एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल के साथ साथ मेरे न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा बाय बाय सायोनारा।